नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। यूएसए ने इतने सारे युद्ध लड़े हैं, कई वॉर क्राइम्स का भी यूएसए आरोपी रहा है। तो ऐसे में अमेरिका पर कभी भी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ना ही अमेरिका, ना ही उसके राष्ट्रपति, किसी पर भी नहीं हुई। ये टॉपिक स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं इस संदर्भ में कि पश्चिमी देश आईसीसी में वॉर क्राइम्स के लिए पुतिन के ऊपर केस चलवाने जा रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था 2 महीने पहले। तो यूक्रेन में हो रहे वॉर क्राइम्स के लिए डायरेक्टली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन ये क्या कारण है कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हो या उससे भी पुराने राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कई देशों पर हमले करवाए, उन पर कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी? तो इसका रीजन आज हम जानेंगे और इसका रीजन है एक स्पेसिफिक कानून जिसको हेग इन्वेजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है पॉपुलरली। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे आधे व्यूअर्स अभी भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो करके मेरे एमसीक्यू कोर्सेज को वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम पॉलिटी के एमसीक्यूज को अभी डिस्कस कर रहे हैं। रविवार यानी 15 मई को अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट होने वाला है और इसमें ऑनलाइन ही नहीं बल्कि 11 शहरों में ऑफलाइन टेस्ट भी होगा। इन 11 शहरों में अगर आप रहते हैं और ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सेंटर की जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाइए, पोस्ट डाला हुआ है, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। डू रजिस्टर, नीचे लिंक पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय कोई कोड मांगा जाता है तो महिपाल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड इट्स अ फ्री टेस्ट फॉर एवरीवन। देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसमें एग्जाम देकर ये पता करो कि आपकी स्टैंडिंग कहां है। अभी भी 20 दिन है आपके पास। आप अपने तैयारी को एक लास्ट मोमेंट पुश दे सकते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के कई युद्ध में शामिल रहा है। कोल्ड वॉर का जो समय था उस समय वेस्ट और सोवियत यूनियन आमने सामने थे और इन्होंने कई प्रॉक्सी वॉर लड़े। कई छोटे बड़े देशों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में युद्ध में किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया। कहीं पर उन्होंने तानाशाह गिराए या फिर अपने तानाशाह बिठा दिए पावर में। तो अमेरिका ने इस तरह का बहुत इंटरफेरेंस किया है सॉवरेन कंट्रीज में। तो आज जब यूएसए कहता है कि रशिया एक सॉवरेन देश यूक्रेन पर हमला कैसे कर सकता है, तो यूएस को याद रखना चाहिए कि उसका अपना दामन बेदाग नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ काले कारनामे मैं आपको बताता हूं। तो यूएस ने अपनी एजेंसी सीआईए के माध्यम से पिछले 70 सालों में कई देशों में तख्तापलट किया है। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं ईरान में 1950s में ऑपरेशन एजैक्स के तहत वहां के प्राइम मिनिस्टर को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाकर एक तानाशाह को वहां पर बिठा दिया गया ताकि उन्हें ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं। चिली में ऑगस्टो पिनोचेट को सपोर्ट किया गया। अर्जेंटीना में जुआन पेरोन की डेथ के बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप ला दी गई। होंडुरास, ग्वाटेमाला और बेलीज जैसे सेंट्रल अमेरिकन देशों में इन्होंने कई जगह कू करवाए और इन मिलिट्री तख्तापलट के माध्यम से अपने फेवरेट डिक्टेटर्स को यहां पर बिठा दिया। कारण, ताकि अमेरिका की जो कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, उसे वहां के ल्यूक्रेटिव फ्रूट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं। वहां पे जो फल बनता है उसको सारा एक्सपोर्ट किया जाता था और ये यूएफसी नाम की कंपनी करती है। और इसी कारण से इन देशों को बनाना रिपब्लिक कहा जाने लगा, बिकॉज जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट था दैट वाज बनाना। और इससे लोकल फार्मर्स को नुकसान हुआ और उन देशों की इकोनॉमी आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलप्ड नहीं हो पाई है। उसके अलावा यूएस के वॉर क्राइम्स को अगर आप देखें तो पहली बात तो इन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए कई गलत काम किए हैं। वियतनाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है जब आप जानबूझकर एक ऐसी घटना को अंजाम दें जिससे यह लगता है कि आप पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। तो ऐसा जर्मनी ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत के समय और यूएस ने वियतनाम वॉर के समय किया, जब इन्होंने अपनी ही एक मिलिट्री शिप पर हमला करवा दिया और दुनिया को यह बताया कि देखो, नॉर्थ वियतनाम ने यूएस के जहाज पर हमला किया है। और यह बहाना करके युद्ध में शामिल हो गया था बड़े स्तर पर यूएसए। बाद में ये सभी बातें पेंटागन पेपर्स में बाहर आ गई थी। वियतनाम वॉर में इन्होंने कई ऐसे केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक हैं, जैसे एजेंट ब्लू, एजेंट ऑरेंज, नेपाम बॉम्बिंग से कई सिविलियंस की डेथ होती है। और आज जब क्लस्टर बॉम्ब्स की आलोचना होती है तो यूएस भूल जाता है कि उसने नेपाम का कितना इस्तेमाल किया था। हॉस्पिटल्स पर कई बार बॉम्ब किया गया है। बाय द वे, वियतनाम वॉर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, सर्च कर लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि चलिए ये सब 50-60 साल पुरानी बातें हो गई, उसके बाद यूएस की डेमोक्रेसी भी इवॉल्व हुई है, मैच्योर हुई है। तो पिछले 10 सालों का एग्जाम्पल देख लो। अफगानिस्तान में 2015 में इन्होंने एक हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिराया था, कुंदूज हॉस्पिटल बॉम्बिंग। कई लोग यहां पर मारे गए थे, कई डॉक्टर्स भी मारे गए थे, पेशेंट्स भी मारे गए थे। बगदाद में एक मैटरनिटी वार्ड पर 2003 में बम गिराया गया था। अभी भी आपके मन में यह बात आ सकती है कि अफगानिस्तान और इराक के युद्ध तो इसी तरह के थे, वहां पर बहुत सिविलियन डेथ हुई।
तो फिर यूगोस्लावियन वॉर जो यूरोप की धरती पर हुआ था, वहां पर भी अमेरिका ने यही किया है। यूगोस्लावियन वॉर में 1990s में नेटो के द्वारा बमबारी में कई बच्चों की मौत होती है, हॉस्पिटल्स पर बम गिराए गए। 1980s में सेंट्रल अमेरिका में भी इन्होंने यही किया, कई सिविलियंस मारे गए इनकी बमबारी के कारण। मोगादिशु का ऑपरेशन 93 में अफ्रीका की धरती पर, मतलब कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा है जहां पर यूएस ने इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया या वॉर क्राइम्स कमिट नहीं किए। तो वियतनाम वॉर में तो इनके वॉर क्राइम्स की जो लिस्ट है वो खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि वो युद्ध लंबा भी चला था। तो इस तरह से यूएस का जो इतिहास है वो बहुत ही डार्क रहा है। लिबिया में 2011 में अगेन ये चीज हमें देखने को मिली, और तब तो प्रेसिडेंट भी बराक ओबामा थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नहीं हम इस तरह के वॉर क्राइम्स नहीं करेंगे। अफगानिस्तान इराक युद्ध की बहुत आलोचना करी थी ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के पहले, बट राष्ट्रपति बनने के बाद ही कंटिन्यूड द सेम पॉलिसी और इनफैक्ट बॉम्बिंग बढ़ा दी थी कंपेयर टू जॉर्ज बुश। बिल क्लिंटन का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो उस समय भी यूएस मिलिट्री ने अपना एक ग्लोबल फुटहोल्ड बना लिया था और दुनिया के कई देशों में इन्होंने छोटे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। एजेंट ऑरेंज के कारण आज भी वियतनाम में लोगों पर हेल्थ इंपैक्ट्स आ रहे हैं, हेल्थ उनकी इंपैक्ट हो रही है इवन आफ्टर 50 ईयर्स, क्योंकि वो केमिकल वेपन्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट वियतनाम वॉर में तो यूएस सोल्जर्स पर सेक्सुअल वायलेंस के भी बहुत आरोप लगे थे। अभी 10 महीने पहले की घटना देख लीजिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था, उसके बाद आइसिस खुरासान ने तालिबान के ऊपर एक बॉम्बिंग अटैक किया जिसमें कुछ यूएस सिटीजन्स मारे गए थे। उनका बदला लेने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्रोन स्ट्राइक करी थी और उस ड्रोन स्ट्राइक में एक्चुअली में एक गलत व्यक्ति को मार दिया, 7 बच्चे भी यहां पर मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी वॉर क्राइम्स के बारे में क्या अमेरिकी जनता अवगत है? क्या यूएस के सो कॉल्ड फ्री मीडिया हाउसेस इन सभी वॉर क्राइम्स को कवर करते हैं? क्या उनके देश के नागरिकों को पता है कि उनकी सरकार दूसरे देश में क्या कृत्य कर रही है? इसका आंसर है हाँ। यूएस का मीडिया रिलेटिवली फ्री है, हालांकि इनकी रैंक भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 42 रैंक थी इनकी, अभी जो रिसेंटली लिस्ट आई है वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस रैंकिंग, उसमें 42 रैंक पर है यूएसए। सो इट इज लाइक समवेयर इन द मिडिल, बट ठीक है 42 रैंक है। तो न्यूज छापते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हेडलाइंस देखें यहाँ टाइम मैगजीन की, ब्रिंगिंग द सर्ब्स टू हील, सर्बिया के लोगों को दबाने के लिए यह बमबारी करी जा रही है। इराक के टाइम पे इनकी हेडिंग देखिए, इज सद्दाम हाइडिंग समथिंग, कुछ नहीं मिला था सद्दाम हुसैन के पास। ड्रोन्स फॉर ह्यूमन राइट्स, ड्रोन से बमबारी हो रही है ताकि ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके सीरिया और लिबिया में। और ये बाकी कुछ और हेडलाइंस है, पॉज करके आप पढ़ लो, आप खुद ही समझ जाओगे। कोई सीरिया के युद्ध से संबंधित है, कोई इराक से संबंधित है, ओबामाज वॉर, मतलब युद्ध को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि युद्ध करना क्यों जरूरी है और अमेरिकी आर्मी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सारे निर्णय जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से वो हमेशा सरकार को अपने सपोर्ट करते हैं, ऑफकोर्स क्रिटिक भी करते हैं, लेकिन वॉर क्राइम्स का क्रिटिसिज्म इतने बड़े स्तर पर नहीं होता है। उसके बदले में आप कंपेयर करो कि यूक्रेन में या फिर रशियन वॉर क्राइम्स के बारे में मीडिया क्या कहता है, तो वो कंप्लीटली उल्टा है। ठीक है, तो नैरेटिव का फर्क तो आ जाता है। ओके, जैसे यहां पर अगर यूएस ने कोई ड्रोन स्ट्राइक करी थी तो उसे ऑनेस्ट मिस्टेक कह दिया गया। फिर यहां पर क्लियर एविडेंस रशिया इज कमिटिंग वॉर क्राइम से पेंटागन वीडियो, तो उनकी गलती का कोई स्कोप नहीं है। रशिया गलती नहीं कर सकता, हम गलती कर सकते हैं। तो ये कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स हैं। दिस इज बुश जूनियर, दिस इज बिल क्लिंटन, बराक ओबामा एंड दिस इज बुश सीनियर। 10 लड़ाइयां इन 4 राष्ट्रपतियों ने लड़ी, 60 लाख लोग दुनिया भर में मारे गए, एक नोबेल प्राइज मिला बराक ओबामा को और एक भी सैंक्शन नहीं लगा। किसी राष्ट्रपति को आईसीसी में फेस नहीं करना पड़ा, कोर्ट का सामना नहीं करना पड़ा, किसी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में इन्हें नहीं बुलाया गया, उल्टा नोबेल प्राइज दिए गए इन्हें। कुछ देश हैं जिन्होंने यूएस के इस वॉर क्राइम्स वाले पूरे रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वो मोस्टली साउथ अमेरिकन नेता रहे हैं जो अभी उनकी स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ह्यूगो शावेज, इवो मोरालेस, ये वो कुछ प्रेसिडेंट्स थे साउथ अमेरिकन जिन्होंने यूएस के इन काले कृत्यों को दुनिया के सामने बार बार रखा है। लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो अमेरिका कभी अकाउंटेबल क्यों नहीं रहा? उसका कारण है अमेरिका में कानून पास किया गया है, अमेरिकन सर्विसेज मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट, ASPA 2002। तो ये कानून क्यों लाया गया था? देखिए 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना करी गई। आई एम श्योर आपको ICC के बारे में बेसिक्स तो पता होंगे। ये ICJ से अलग है। ICJ यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, ICC एक अलग ही संस्थान है जिसको कई देशों ने मिलकर, 120 देशों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 120+ नेशंस साइंड दिस रोम स्टैट्यूट। ठीक है, रोम स्टैट्यूट इन्होंने साइन करके ICC की स्थापना कर दी थी। 2002 से ये कोर्ट काम करना चालू कर देता है। जिस समय ये कोर्ट काम करना चालू करता है उसी समय अमेरिका इससे बचने के लिए अपने देश में एक कानून पास करता है, अमेरिकन सर्विसेज मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसका लक्ष्य क्या है? टू प्रोटेक्ट यूएस मिलिट्री पर्सनल एंड अदर इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑफिशियल्स ऑफ द यूएस गवर्नमेंट अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू विच द यूएस इज नॉट पार्टी।
वैसे रोम स्टैट्यूट को यूएस ने शुरू शुरू में कहा था कि अप्रूव कर देंगे, साइन भी कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सिग्नेचर विड्रॉ कर लिया। तो कुल मिलाकर यूएस आज के समय में आईसीसी का मेंबर नहीं है, भारत भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। भारत चाइना ने तो कभी साइन ही नहीं किया, ये दोनों तो इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। यूएस ने पहले कहा था कि ठीक है साइन कर लेंगे, लेकिन जब वो डिटेल्स उसकी सामने आई तब उन्होंने मना कर दिया बाद में। तो यूएस भी नहीं है और रशिया भी नहीं है। यूएस ने कानून ये बनाया है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि जो एक क्रिमिनल कोर्ट के रूप में काम करती है, उसमें अमेरिकी सेना के लोगों को या अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल्स को अदालत में या कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। अमेरिकन सर्विसेज मेंबर प्रोटेक्शन एक्ट यूएस के राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल अधिकार देता है। मान लो कि किसी आईसीसी के केस में यूएस के किसी मिलिट्री ऑफिसर को अरेस्ट कर भी लिया गया, किसी तीसरे देश में अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल मीन्स नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट to bring about the release of any US or allied personnel being detained or imprisoned by, on behalf of or at the request of the ICC। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, मान लीजिए कि अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान या कोई भी दूसरी सरकार होती है, आज अगर वो आईसीसी में कंप्लेन करती है कि लेट्स से 29th यूएस बटालियन, इमेजिनरी बटालियन है, उसने इस गांव में जाकर एक हमला किया था, 10 सिविलियंस को मार दिया था, हम चाहते हैं कि उस बटालियन के कमांडर पर कार्रवाई करी जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो बटालियन कमांडर अभी ऑस्ट्रेलिया में कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है बीच पर, ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी, तो टेक्निकली आईसीसी ऑस्ट्रेलिया को कह सकता है कि उसे अरेस्ट कर लो, उससे पूछताछ करो और उसे जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्पेसिफिकली ये कानून यूएस लेकर आया था। तो अब यूएस के राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी है कि वो दुनिया के किसी भी देश में जो भी उसके पावर में है, राष्ट्रपति के पास है जो भी पावर्स, मिलिट्री, नेवी, उनका इस्तेमाल करते हुए इस तरह के अमेरिकन सिविलियंस या अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल को वापस लाने के लिए जो भी बन पड़ता है वो करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें भेजना पड़ा तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक हवाई जहाज भेजेंगे, एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी जा सकती है ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ऑस्ट्रेलिया तो एक चलो उनका मित्र राष्ट्र है तो ऐसा करेगा नहीं, बट देयर कैन बी एनी कंट्रीज। मान लो अफ्रीका का कोई देश है, वो अरेस्ट कर लेता है इस तरह से किसी यूएस के आर्मी कमांडर को, तो उस देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है अपने व्यक्ति को छुड़वाने के लिए। तो ये अधिकार यूएस प्रेसिडेंट को दिया गया है। इनफैक्ट ये अधिकार इतना व्यापक है कि मान लो अगर वो व्यक्ति, वही आर्मी कमांडर, उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए लेट्स से थियोरेटिकली टू हेग, जहां पर आईसीसी काम करता है, ठीक है, जगह का नाम वैसे हाग प्रोनाउंस होता है, तो अगर उसे हाग में ले जाया जाता है तो अमेरिका हाग पर भी हमला कर देगा। जी हाँ, ये भी पावर है उसके पास कि वो हाग शहर पर अपने एक मित्र राष्ट्र यूरोपियन यूनियन के मेंबर पर हमला करके अपने व्यक्ति को छुड़वा कर ला सकता है। इसीलिए इस कानून को कहा जाता है द हेग इन्वेजन एक्ट। ओके, सो एक और बात यह है कि इस कानून में अमेरिका की सरकार के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एजेंसी को सख्त मना किया गया है कि आप आईसीसी की सहायता नहीं करेंगे। मान लो कि मैं किसी एक यूएस स्टेट का गवर्नर हूं, अब मैं मानता हूं कि हाँ यूएस ने वॉर क्राइम्स किए और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उनको सजा मिले। हो सकता है कि मैं अपने स्टेट में राज्य का गवर्नर रहते हुए आईसीसी की मदद करने को तैयार हूं, उन्हें कुछ सबूत प्रोवाइड करवा दिए जाएं, कोई साक्ष्य दे दिए जाएं, लोकल लॉ एनफोर्समेंट की मदद दिलवा दी जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भी गवर्नर या कोई लोकल अथॉरिटी इस तरह के काम करने की कोशिश करेगी तो उसे भी यूएस की सरकार रोक सकती है। ऑफिशियली ये कानून मना करता है कि कोई भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट आईसीसी की मदद नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी का एक्स्ट्राडाइशन करना है यूएस से आईसीसी को, कभी नहीं हो सकता। कोई जानकारी देनी है, क्लासिफाइड नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर उस ऑपरेशन का पता चले। मान लो वही अफगानिस्तान वाला केस है कि एक्चुअली में उस ऑपरेशन में हुआ क्या था, सिविलियंस मरे थे नहीं मरे थे, तो आप उसकी जानकारी तो दीजिए। यूएस कहेगा कि नहीं, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारी है, हम मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी आपको नहीं देंगे। ओके, अमेरिका के इस कानून में ये तक लिखा हुआ है कि जो भी देश आईसीसी का सदस्य है, यानी कि 120 देश जिन्होंने आईसीसी के रोम स्टैट्यूट को साइन किया है, उन्हें कोई मिलिट्री सहायता नहीं प्रदान करी जाए। लेकिन फिर उसमें तो बहुत सारे मित्र राष्ट्र हैं इनके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर आप देखो यूरोप के ज़्यादातर देश हैं वो भी इसके मेंबर हैं, तो फिर इन्हें तो यूएस मिलिट्री सहायता देता है। तो उसका एक कारण है, इन्होंने एक लूप होल निकाला है, आर्टिकल 98। आईसीसी के नियमों के आर्टिकल 98 के अनुसार आईसीसी अदालत किसी भी देश को, उन 123 देशों में से किसी भी देश को फोर्स नहीं कर सकती कि आप किसी व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट कीजिए, अगर उस देश का किसी और देश के साथ एक नॉन एक्स्ट्राडाइशन वाला एग्रीमेंट हो रखा है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर यूएस और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक संधि कर लें कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी यूएस सिटीजन को आईसीसी को सौंपेगा नहीं, तो ऐसे में आईसीसी ऑस्ट्रेलिया को फोर्स नहीं कर सकता कि किसी को भी अरेस्ट किया जाए। तो अमेरिकी सरकार ने इसी आर्टिकल 98 का फायदा उठाने के लिए 93 देशों के साथ
ये एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। देखिए, रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ पर्संस टू द आईसीसी, लगभग सभी देशों के साथ इन्होंने ये 5-6 साल में एग्रीमेंट कर लिया था कि आर्टिकल 98 के तहत यूएस और ये देश एग्रीमेंट साइन करता है कि आप आईसीसी को किसी भी मेंबर को नहीं सौंपोगे जो यूएस का है, और इसके बदले में यूएस आपकी मिलिट्री सहायता करता रहेगा। तो इसी आर्टिकल 98 का फायदा उठाते हुए यूएस यूरोप के सारे देशों को, ऑस्ट्रेलिया को मिलिट्री मदद करता रहता है। अच्छा, विकीलीक्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था आज से लगभग 10 साल पहले, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा था कि इराक में कुछ अमेरिकी सोल्जर हेलीकॉप्टर से बच्चों को मार रहे हैं, ऐसे ही मस्ती मजाक में, कि वो बच्चा सड़क पे चल रहा है, उसे गोली मार दी गई। उसके साफ वीडियोस आप देख सकते हैं। विकीलीक्स ने वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियोस जो रिलीज किया था वो यही वाला था। इसमें अमेरिकी सोल्जर्स को कोई सजा नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस हेग इन्वेजन एक्ट, और जूलियन असांज को उल्टा इन्होंने जेल में डलवा दिया है। यूएस की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस तरह से भी देखी जा सकती हैं कि जब भी कोई आईसीसी का प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि हम यूएस के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो आईसीसी के उन सदस्यों को ही सैंक्शन कर दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, उनका यूएस आना जाना बंद करा जा सकता है, और भी किसी भी प्रकार का उनका ट्रांजैक्शन है जो यूएस के साथ है उसे कंप्लीटली रोका जाता है। तो इन्होंने 2 साल पहले 2020 में भी ये काम किया था, जब कुछ प्रोसिक्यूटर्स ने बात चलाई थी, चर्चा ही करी थी कि हम यूएस पर केस रीओपन करना चाहते हैं। और जब यूक्रेन के हमले की बात आती है तो मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। 1845 में सेम रशिया की तर्ज पर यूएस ने उस समय मैक्सिको पर हमला किया था और मैक्सिको के बहुत बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। आज के समय में जो टेक्सास और कैलिफोर्निया, 2 ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ यूएसए, ये दोनों मैक्सिको की टेरिटरी थे। यूएस ने हमला करके इन्हें अपने हिस्से में जोड़ लिया था। और आज यूएस जब कहता है कि डॉनबास को कैसे जोड़ सकता है रशिया अपने साथ, तो यूएस अपना खुद का इतिहास याद नहीं रखता कि 150 साल पहले उसने खुद ने यही काम किया था। टेक्सास और कैलिफोर्निया को मैक्सिको से छीन लिया गया था, लिटरली छीन लिया गया था, और कई राज्य आज उस एरिया में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट अर्जेंटीना जितना एरिया उसने मैक्सिको से छीन लिया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के पॉइंट्स थे, और एक रीजन था कि अमेरिका को कभी प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया जाता, या अमेरिकन राष्ट्रपतियों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं चले हैं आईसीसी में, जबकि पुतिन के खिलाफ चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे कुछ अपकमिंग कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूं। तो आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू कोर्स इज ऑनगोइंग, लिंक दिया हुआ है नीचे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का क्रैश कोर्स 4 लेक्चर्स का आने वाला है। यह आएगा 17 मई को, दिन में 3:30 बजे इसकी क्लास होगी। इसका लिंक भी नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। दीज आर बोथ प्लस कोर्सेज। अनअकैडमी पर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज हमने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, और प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोनों आपको साथ मिल जाते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। सो दीज आर द न्यू बैचेस कमिंग अप। प्राइस हाइक आने वाला है, उससे पहले ही ईएमआई ऑप्शन पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सीएसई एश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 साल एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्राइस राइज से पहले ही इसका फायदा उठाइए। कोई भी डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, इसमें पार्ट लीजिए, स्कॉलरशिप जीतिए, और देश में आपकी रैंक क्या है ये आपको पता चलेगा। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज इज ऑनगोइंग एवरी सैटरडे 5 PM। इसमें जीतने वाले टॉपर्स को क्या मिलता है? अनअकैडमी के सारे नोट्स, आपको पूरे स्टैटिक नोट्स और आर्टिकुलेट मैगजीन फ्री में मिलेगी। एक मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस टेस्ट ले रहा हूं मैं 10 बजे 16 मई यानी कि मंडे को, इसमें जरूर शामिल होइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।